समस्त मिथिलापुरवासी एक टक इस छवि को निहार निहार कर जीवन धन्य कर रहे। लेकिन अब गुरुजनों से जाकर जब दशरथ जी ने निवेदन किया कि महाराज मुझ में तो अब नहीं है सामर्थ्य कि मैं जाकर जनक जी से आज्ञा लूं, उनका अभाव प्रेम देखकर मेरी नहीं हिम्मत पड़ती कि मैं विदा मांग सकूं। आप आदेश करें तो भले कुछ संभव है। गुरुजनों ने जाकर जनक जी को आदेश दिया। जनक जी से कहा, जनक जी मैं जानता हूं कि आप अपनी किशोरी की विदाई के डर से ही आज ये विदाई की बेला को आने ही नहीं देना चाहते। जनक जी आप परम ज्ञानी हैं, आप धैर्यवान हैं, शीलवान हैं, ज्ञानवान हैं। आप तो जानते हैं कि बेटी का जो भाग्य है वह विधाता की ऐसी रचना है कि बेटी को एक ना एक दिन तो अपना घर छोड़कर पराए घर जाना ही पड़ता था। पर महाराज आपकी सिया को रघुवंश जैसा कुल मिला है, जहां पर आपके इस निमि वंश से भी ज्यादा दुलार स्नेह के साथ आपकी किशोरी आनंद पूर्वक रहेगी, आपकी चारों बेटियां आनंद पूर्वक रहेंगी। जनक जी अब बारात को विदा कर दीजिए। जब गुरुजनों ने आदेश दिया तो जनक जी ना नहीं बोल सके। तुरंत कहा, महाराज अगर ऐसी बात है, आप लोगों की आज्ञा है, मैं शिरोधार्य करता हूँ और कल प्रातः काल बारात की विदाई कर दूंगा। प्रातः काल तो दूर की बात है, आज पूरे रात्रि भर में ही जैसे बात फैली कि कल किशोरी चली जाएगी, ये बारात मिथिला से चली जाएगी। आज रात्रि भर कोई सो ना सका। अश्रुप्रपात करते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल का समय हो गया। किशोरी मैया ने सुख सारिका नाम के तोते पाल रखे हैं। सोने के पिंजरों के अंदर बैठे वो तोते कहते हैं, वो पक्षी कहते हैं, हमें स्वर्ण जड़ित पिंजरा नहीं चाहिए, हमें हमारी वैदेही के साथ भेजो। हमारी वैदेही नहीं रहेगी, हम जनकपुर में रहकर क्या करेंगे। आप यहाँ पर अवलोकन करिएगा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज संसार का एक साधारण पिता भी अपने बिटिया को जब विदा करता है वो टूट जाता है। यहाँ तो जनक जी जैसे पिता हैं जिनकी आदि शक्ति जैसी बेटी है किशोरी, और ऐसी अपनी पुत्री को विदा करते समय सुनैना मैया और जनक जी की स्थिति क्या हुई होगी, जरा वो तो बताइए। गोस्वामी जी ने कहा, भैया मेरी कलम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं जनक जी और सुनैना माँ के दुख का वर्णन कर सकूं। मैं उनका दुख नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि आज वैदेही के मिथिला छोड़ के जाने पर पशु पक्षी तक विकल है। सुख सारे का जान की जाए, सुख सारे का जान की जाए, जनक पिंज जनराज पढ़ाए, जनक पिंज जनराज पढ़ाए, व्याकुल कहानी कहाँ बैठी, व्याकुल कहानी
जी ने लिखा, व्याकुल कहाँ है कहाँ गए देहि। ये जो पशु पक्षी आदि हैं ये व्याकुल होकर बार बार कहते हैं वैदेही कहाँ है। गोस्वामी जी कहते हैं इन पक्षियों के क्रंदन को सुनकर बड़े बड़े धीर मुनियों का भी, बड़े बड़े धीरवान का भी आज धीरज छूट जाए। आज इनकी ऐसी दशा है किशोरी के वियोग में। गोस्वामी जी ने कहा, मेरी सुनैना अम्बा अपनी चारों कन्याओं का सुंदर दिव्य श्रृंगार करके उन्हें नारी धर्म का उपदेश प्रदान कर रही है। जय सीते जय सीते 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 सिया सिया। जय सीते 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 सिया सिया। जय राधे वहां पहुंचे। जनक जी ने जैसे आज किशोरी जी को अपनी चारों कन्याओं को 16 श्रृंगार से सुसज्जित देखा, दौड़ करके गए बाबा जनक और वैदेही को अपने हृदय से लगा लिया और बाबा जनक रुदन करने लगे। उड़ी रे गवन मां से आई लई कवन दुल्हा, आई लई कवन दुल्हा, बैठी गेलई ससुरे दुआरे रे गवनवा, बैठी गेलई ससुरे दुआरे रे गवनवा, कहाँ गेली के भेली सुहवे से कन्या सुहवे, सुहवे से कन्या सुहवे
माँ से कहा, सुनैना बारात विदा की समस्त तैयारी करो। कोहबर की सभी रीतियां पूर्ण की गई। श्री जनक जी महाराज सजल नेत्रों से अपनी चारों कन्याओं को डोली के भीतर बिठाते हैं। डोली का पर्दा जैसे नीचे गिराया, अभी तक धीरज बांधकर जो किशोरी जी अपने पिता के कारण मौन बैठी थी, माँ के नेत्रों से अश्रु का सागर फूट पड़ा। पालकी कुछ दूर आगे बढ़ी थी, किशोरी जी ने पालकी का पर्दा उठाया, सुनैना अम्बा के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, माँ तूने बहुत कुछ दिया है मेरी विदाई में, एक चीज और मांगती हूँ। क्या चाहिए आपको किशोरी? किशोरी मैया ने कहा, माँ कुछ ऐसा करना कि मेरे बाबा को मेरी याद ना आए। जब जब मेरे पिता मेरा स्मरण करेंगे, मुझे याद करेंगे, वो तब तब अधीर हो उठेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता मुझे याद करके बार बार रुदन करें। भैया विदाई का जो समय होता है वो चाहे जगजननी की विदाई हो या साधारण कन्या की विदाई हो, कोई गैर से गैर मनुष्य भी होता है, वो भी उस समय धीरज खो बैठता है। कन्या एक ऐसा तत्व है, बेटी एक ऐसा उपहार है विधाता की तरफ से मिला हुआ। जब बेटी विदा होने लगती है, चाहे सब रोते रहे, तब तक उतना फर्क किसी को नहीं पड़ता, लेकिन जिस वक्त पिता बेटी को गले लगाकर रो पड़ता है, उस समय अच्छे से अच्छे धीरज वाला व्यक्ति भी अपना धीरज खो देता है। लड़कियां चिड़िया होती हैं पर उनके पर नहीं होते। बेटियों के मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर इनके अपने घर नहीं होते। ससुराल वाले तो कहते हैं ये पराए घर से आई है, मायके वाले कहते हैं ये तो पराई है। अब तू बता विधाता, ये बेटी तूने कौन से घर के लिए बनाई? जीवन से लेके बाल्यकाल से लेके जब तक विवाह नहीं होता तब तक हर व्यक्ति एक बात कहता, अरे तो पराया धन है, इसको तो चले ही जाना है, ये तो दूसरे के घर की अमानत है। फिर जब वही बेटी सोचती, अच्छा ये मेरा घर नहीं, मुझे अगला जो मिलेगा वो मेरा घर है, जो ससुराल है वो मेरा अपना घर होगा, जब वहां पर कोई बात होती है तो हर व्यक्ति, अरे ये पराये घर से आई, ये क्या जानेगी हमारे घर के रीति रिवाज, इसको क्या पता हमारे घर के क्या है नियम कानून, ये तो पराई है, इसको क्या पता। वो बेटी ये नहीं समझ पाती कि मैं जिंदगी में सबके लिए अगर पराई ही हूँ तो मेरा अपना कौन है इस संसार, कौन सा घर मेरा है, कौन सा परिवार मेरा है। बचपन से लेकर के जन्म हुआ तब से पिता के अधीन, विवाह हो गया पति के अधीन, बाल बच्चे हुए संतान के अधीन, इसने कभी अपना जीवन जाना ही नहीं। मैं दुनिया के बेटे की बात छोड़ दूं, अगर मैं किशोरी जी की बात करूं तो बस इतने से ही आप अंदाजा लगाना, यहाँ बहुत सारे पिता भी बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं, बेटियां भी बैठी हैं, उस बेला का स्मरण करके भी नेत्र सजल हो जाते हैं। जब पिता बारात की तैयारियों में लगता है ना भैया, अभी मैंने कुछ दिन पहले उमरिया में कट लगाई, जहाँ पर उन्होंने आग्रह किया कि मैं थोड़ी देर के लिए उनके यहाँ पधारूं। उस दिन उनकी बेटी का विवाह था, बारात आने वाली थी। मैंने उस पिता का चेहरा देखा है। मैं आपसे सत्य कहूँ, वो पिता एक तरफ हजारों की भीड़ जुटी है, नातेदार रिश्तेदार, कोई इधर से सजकर तैयार होकर जा रहा, कोई उधर से जा रहा। उस पिता की आंखों में मैंने वो कष्ट देखा है कि ये सारी तैयारी, ये सारी खुशी, ये कुछ घंटों की है, इसके बाद जो बेला आएगी प्रातःकाल, वो मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे दूर लेकर चली जाएगी। बेटी जब तक पिता होता है ना, तब तक बेटी का मायका उसका अपना होता है। पिता के जाने के बाद बेटी का मायका मायका नहीं है। उसी जब किसी भी दिन किसी बेटी को पता लगता है कि अब उसके पिता नहीं रहे, वो दौड़कर जब आती है ना अपने घर से, सबसे पहले घर की देहरी पर गिरती है, उस चौखट को पकड़कर रोती है। क्यों?
अब इस चौखट को लांघने से पहले भी मुझे मेरे भाई भाभी बाकी लोगों से पूछना होगा मैं आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती। लेकिन जब तक पिता की छाया होती है वो बेटी अधिकार से आती है उस दरवाजे पर। बहुत कुछ बदलता है भैया, बहुत कुछ बदलता है विवाह परिवार। अपना घर अपना नहीं लगता बेटी को। जिस घर के हर एक कोने में बेटी बेधड़क घूमती रहती है, जब विवाह के बाद वो पहली बार आती है तो एक अलमारी खोलने में भी उसको डर लगता है, मैं खोलूं कि नहीं खोलूं। एक सामान को लेने के पहले भी माँ से पूछती है, अपनी हुई रखी चीजें वो याद करती है, यहाँ नहीं ये तो यहाँ हुआ करती थी। ये सब कुछ बदल जाता है। फिर वो बेटी जब मायके जिस दिन से आई होती है उस दिन से लोग पूछना शुरू करते हैं कब तक के लिए आई हो, कब जाना है, कितने दिन का समय लेकर आई हो। इसे समझ में नहीं आता कि मैं तो अपने ही घर आई हूँ ना, फिर क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि मैं कुछ दिन तो उतने रह लूं जब तक मैं चाहती हूँ। जिस घर के आंगन में मैंने अपना जीवन बिताया वहां मैं हक से क्यों नहीं रह सकती। इसके जाने की जब तैयारी होती है तो फिर से सब लोग लग जाते हैं, घर के सारे लोग जुट जाते हैं तैयारी कराने। हर चीज छूटने का कष्ट एक बार होता है, पर बेटी को मायका छूटने का कष्ट हमेशा मिलता है। वो जितनी बार, चाहे वो बूढ़ी मैया भी हो जाए, वो बूढ़ी मैया 50 साल की भी होगी ना, जब वो अपने मायके का आंगन छोड़ती है तो वो भी रो देती है। मायका मायका होता है भैया, जब तक माँ बाप हैं तब तक मायका है। जाने के समय घर भर के लोग कहते हैं ये सामान रख लो, ये मत भूल जाना, ये भी डाल लो बैग में, वो भी समेट लो अपने बैग में, ये अटैची में नहीं डाला, छूट गया तो फिर परेशान होगी। एक बार उस बेटी से पूछो ना, सामान तो आप सबने रख दिया, पर उन यादों को वो कहाँ रखे जो इस आंगन से जुड़े हुए हैं। अपने पिता के स्नेह को किस बैग में संभाल कर वो ले जाए, अपने भाई की नोक झोंक को वो किस सूटकेस के भीतर पैक करके ले जाए, अपने पिता के दुलार को, माँ के आंचल को कहाँ लेकर जाए। जनक जी आज किशोरी जी को विदा कर रहे हैं, ये नहीं पता है कि जिस किशोरी को 16 श्रृंगार से सजा कर मैं भेज रहा हूँ, अब जब इस किशोरी से भेंट होगी तो ये मुझे वल्कल वस्त्र में नजर आएगी। अब मुझे वनवासी बेटी से मिलना होगा, नहीं जानता पर धन्य है जनक जी। वनवास में भी जब देखा ना अपनी पुत्री को चित्रकूट में जब गए, जब प्रथम बार किशोरी जी को सुनैना मैया और बाबा जनक ने देखा, जनक जी ने जाकर किशोरी जी को हृदय से लगाकर कहा, पुत्री तूने मेरा नाम बढ़ा दिया, तूने निमिवंश का गौरव बढ़ा दिया मैं देवी। आज किशोरी मैया मेरी बार बार धीरज बंधाते हुए पालकी में बैठकर अयोध्या की ओर चली। भैया सुख और दुख संसार का वैसा ही क्रम है जैसे धूप और छाया, जैसे सिक्के के दो पहलू, जैसे दिन और रात, उसी प्रकार सुख और दुख ये दोनों एक चीज है, एक पहलू है एक दूसरे के। अभी तक मिथिला में आनंद था क्योंकि श्री सीताराम जी मिथिला में आए, अब अयोध्या में आनंद हो रहा है क्योंकि बारात वहां से चल दी है और थोड़ी देर में बारात पहुंच जाएगी। मार्ग मार्ग में ठहरते हुए बारात जब अयोध्या धाम में पहुंची, तीनों माताओं ने बड़ी सुंदर ढंग से बारात का सत्कार किया, आरती उतारी, चारों पुत्र वधुओं की कक्ष के भीतर निवास में लेकर के आई। तीनों माताएं बैठ गई, मेरी चारों मैया बैठ गई, चारों दुल्हन बैठ गई। अब तीनों माताएं बैठकर निर्णय ले रही हैं कि अब पुत्र वधुओं के मुख दिखाई की रस्म शुरू करनी चाहिए। आपके यहाँ भी होती होगी मुंह दिखाई की रस्म जो होती है, जिसमें सास और बाकी भी जो भी माताएं घर की होती है वो कुछ न कुछ नववधू को उपहार देती हैं। प्रथम मुख दर्शन के उपलक्ष्य में मेरी किशोरी मैया के भी मुख दिखाई हुई। जब किशोरी मैया के मुख दिखाई का क्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले कैकेयी जी ने कहा कि मैं मुंह दिखाई करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम मेरी कैकेयी मैया करती है।
इसीलिए किशोरी जी की प्रथम मुंह दिखाई कैकेयी मैया ने की और मुख दिखाई में कैकेयी मैया ने किशोरी जी को सोने का भवन दिया, कनक भवन जिसका नाम है। आप में से जो अयोध्या गए होंगे उन्होंने कनक भवन के दर्शन किए होंगे। ये जो कनक भवन है ये कैकेयी मैया ने मुंह दिखाई में किशोरी जी को दिया। सुमित्रा मैया ने चूड़ामणि प्रदान की। बारी आ गई कौशल्या मैया की। जब कौशल्या मैया का आया, बारी आई कौशल्या मैया की, तो अब कौशल्या मैया विचार कर रही है क्या क्या। आप किसी को उपहार देने से पहले सोचते हैं कि ये उपहार उसके लायक है कि नहीं है, उसके हिसाब से आप किसी को उपहार देते हैं। कौशल्या मैया ने बहुत सारी चीजों का विचार किया, पर माँ के मन मस्तिष्क में कोई एक वस्तु ऐसी नहीं बैठ रही जो उपहार में दे सके।